ध्यान देते हैं। आज हम आपको थोड़ी सी बात बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से किसी भी एग्जाम में अगर सवाल ना आए तो समझ जाइए इतिहास में पूरा मिलता है, ठीक है। और इतिहास समस्त व्यक्तित्व की घटनाओं का ही संग्रह होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कंप्लीट करते हैं इधर शॉर्ट फॉर्म में, जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति यानी द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक। 1857 की क्रांति, देखिए इस समय क्या चल रहा है, लॉर्ड कैनिंग, क्या नाम है, लॉर्ड कैनिंग का, इसका जो है शासनकाल भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इसका समय होता है 1857 टू 1858, ठीक। इसके समय विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हो चुका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में 1856 में। उसी समय पेपर में खूब इंपॉर्टेंट पूछता है कि बताइए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो क्या लगाएंगे, आंसर लगाना होगा कैनिंग। क्या नाम है, कैनिंग। मैंने आपको CHB के सिद्धांत बताया था कि ये उसी से संबंध रखता है। एक नजर में हम देखते हैं 1857 की क्रांति, बाकी जब मैं पढ़ूंगा बहुत अच्छा से पाऊंगा, अलग बात है। तो 1857 की क्रांति पहली बात पूछता है, इसके तत्कालीन कारण क्या है। सुनिएगा, अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, और आप यहाँ तक देखा होगा कि यहाँ पर कुशासन का आरोप लगा करके डक्टाइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अवध को शामिल कर लिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल होने वाला प्रथम क्षेत्र सतारा था, है ना। सतारा वर्तमान महाराष्ट्र कब शामिल हुआ, 1858 में शामिल हुआ था। 1858 नहीं, 48 यानी 1848 में। इतनी बात समझ जाएंगे, 1848 में शामिल हुआ। तो 1848 में वहां के जो शासक थे, जो जिनका नेतृत्व बाद में कर रहे थे, नाना साहब। क्या नाना साहब खुश होंगे क्या, नहीं, उनकी कहानियां सुनाएंगे, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति शुरू होनी थी तो इसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ कार्य करना, इसके लिए डेट तय की गई, ठीक है। डेट तय की गई थी, हमें क्रांति शुरू कब करना है, तो डेट तय की गई थी 31 मई। कौन सी, 31 मई। लेकिन उसके पहले ही मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। समझ जाओगे, जिसके विरोध में महाराष्ट्र, जिसके विरोध में मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी में पूरी तरह से विद्रोह हो जाता है, यानी वायलेंस हो जाता है। और इस वायलेंस के चलते आप जानेंगे 10 मई 1857 कब, 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति यानी इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है, ठीक है। और 11 मई को जाकर ये लोग मेरठ से समस्त क्रांतिकारी हमारे जाकर के अधिकार कर लेते हैं लाल किले पर। कहाँ पर, रेड फोर्ट पर अधिकार कर लेते हैं। और रेड फोर्ट पर उस समय मात्र शासक बैठे हैं जिनका पदभार समाप्त हो गया था। उनका नाम था, क्या नाम था, बहादुर शाह। क्या नाम है, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, अब इनका शासन क्षेत्र समाप्त हो गया तो कर्वे क्या करेंगे लाल किले में बैठ करके, तो जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए इनका नाम हो गया बहादुर शाह जफर। समझ जाओगे, जितने भी क्रांतिकारी थे ये जाकर लाल किले पर अधिकार कर लिया। और लाल किले पर अधिकार, सो रहे हैं आप, लाल किले पर अधिकार कर लिया। लाल किले पर अधिकार करने के बाद जो ब्रिटिश झंडा था उसे हटा करके भारत का ध्वज लगा दिया गया। और यहीं पर, यहाँ पर एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि इनके पास नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, अर्थात नेतृत्व का मुखिया नहीं था। क्योंकि कोई भी कंपनी चलती है या कोई भी, क्योंकि आप जानते हैं जो फौज होती है बिना कमांडर के बेकार है। तो उसी तरह से समस्त क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को एक सीनियर लीडर के रूप में चुन लिया और इनको वहीं पर शासक घोषित कर दिया। समझ जाओगे, पुनः एक शासक घोषित कर दिया जिसके नीचे समस्त लोग कार्य करेंगे। समझ जाएंगे। लेकिन जल्द ही 12 तारीख को भी अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेरा मार करके समस्त क्रांतिकारियों को दमन कर दिया। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण रूप से मुखिया बने थे, मुखिया कौन बने, बेचारे लोग, क्या नाम था, बहादुर शाह जफर। इनको उठा करके अंग्रेजों ने बताया तुम्हें बुढ़ के बाप क्या हो,
अब समझ सकते हो, तुम ही कलाकार सबसे ज्यादा हो। तुम्ही ने क्या किया, वायलेंस को उकसाया, इनको उठा करके अंग्रेजों ने फेंक दिया ले जा करके कहाँ कहाँ, रंगून, बर्मा, वर्तमान का म्यांमार। आज से पूछा जाए म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत से अलग होता है। समझ जाओगे। इनको उठाकर के उस समय भारत हुआ करता था, रंगून में फेंक दिया और वहीं पर जाकर के अंततः कब सन 1864 में इनकी, समझ जाओगे। और ये ऐसे पहले जो है व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हम ऐसे अभागे बादशाह हैं जो जिस सरजमी पर पैदा हुए उस सरजमी की 2 गज जमीन भी हमें नसीब ना हो सके। समझ सकते हैं, यानी कह सकते हैं कुत्ते की मौत से भी ज़्यादा खतरनाक मारे गए। समझ पाओगे। ये हैं बहादुर शाह जफर। लग जाएगा। अब सवाल आएगा कि 1857 की क्रांति जब हुई तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से नेतृत्व किसने किया था। समझ जाओगे। क्योंकि देखा जाए एक ही व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता ना, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप ध्यान रखेंगे, मेरठ आप जान चुके हैं। उसके बाद दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, आंसर हो जाएगा, उनका नाम है बहादुर क्या है, शाह द्वितीय। क्या नाम है, बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र एक नाम था बख्त खान, इन्होंने, ठीक है, तो युवा था, समझ जाएंगे। तो बहादुर शाह ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। और कौन है, एक नाम है जगदीशपुर, बिहार का एक क्षेत्र है, यानी वर्तमान के बिहार सरजमी के एक क्षेत्र है जिनका नाम है जगदीशपुर। क्या नाम है, जगदीशपुर। जगदीशपुर के एक राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे अमर सिंह। अमर सिंह निपट जाते हैं लड़ते लड़ते और बाद में इस क्रांति का नेतृत्व उमर सिंह करते हैं। कौन करते हैं, उमर सिंह। IMP सवाल है, इनके उस समय की एज लगभग 18 ईयर है। 80 कितनी, 80 साल। और 80 साल में आप समझ सकते हैं, आप 80 ईयर्स में हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, और आप 80 ईयर्स में हैं, आप सो रहे हैं। आप सोच के देखिए, है ना। युवाओं में कमी क्या है, वो पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं पाते, है ना, उनको आफत रहती है, कहीं झपकी लेने रखते हैं। लेकिन एक कहावत होती है, कहते हैं जो यमराज जितना ज़्यादा नज़दीक होता है वो कहता है चलो जितना ज़्यादा काम कर ले, स्वयं नज़दीक है ना, समझ सकते हैं। तो इसलिए ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी वीर गाथा हम आपको सुनाएंगे बाद में कभी। लेकिन इतना जानिए कि लड़ते 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 अंग्रेजों की इनकी गोली, इनके जो है कंधे में गोली लग जाती है अंग्रेजों की, समझ जाएंगे। इस प्रकार से पूरा गोली का जहर पूरे शरीर में ना फैले, उससे पहले ही अपनी ही तलवार से अपना ही कंधा काट करके अर्थात हाथ काट करके गंगा में फेंक देते हैं। सोचिए, ये ऐसे 80 साल में व्यक्ति काम कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और अंतिम समय तक लड़े जब तक इनके शरीर में जान थी, तब तक ये जान रहते हुए अपनी सरजमी को जाने नहीं दिया अंग्रेजों के हाथ में, समझ जाएंगे। इस प्रकार से ये बिहार से इम्पॉर्टेंट किसने नेतृत्व किया था, अमर सिंह। समझ जाओगे, उमर सिंह। क्या नाम है, उमर सिंह। दोनों भाई थे, ठीक। अगला नाम है, एक नाम है झांसी। झांसी से नेतृत्व किसने किया, अच्छा इन्होंने क्यों किया, उमर सिंह, क्योंकि इनकी जगदीशपुर जा रहा था, ठीक है भाई। इसके बाद झांसी, झांसी को क्योंकि एक नाम था झांसी के राजा गंगाधर राव, ठीक है, गंगाधर राव की ये विडो थी, समझ जाएंगे। और जो गंगाधर राव था, यहाँ पर इनके पास एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम आप जरूर बताएंगे, ठीक है। ये पुत्र था, उसको मैंने बताया डॉक्ट्राइन ऑफ लैक्स के अंतर्गत उपगलवा ने कहा था ये ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि 1800 हमने बताया 53 या 54 में जाकर के इसको लॉर्ड डलहौजी ने निपटा लिया था झांसी को, ठीक है। कहा तुम्हारा जो बोध निषेध अधिनियम के तहत कहा उसको हम नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से इनको भी मौका मिला और ये भी जुट गए, ठीक है, 1857 की क्रांति में तो अपनी दिल्ली को वापस लेने के लिए। और इसमें इनका एक स्टेटमेंट है, किसने कहा था मैं अपनी झांसी को नहीं लूँगी, समझ जाओगे। तो नाम है झांसी की रानी। इनका बचपन का नाम मनु नाम है, इन्हें मनुकर्णिका भी कहते हैं, समझ जाना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनके और नाना साहब दोनों के गुरुदेव कौन थे, तात्या टोपे। टोपे का बता सकते हैं मूल नाम क्या है, बताइए, रामचंद्र पांडुरंग राव। क्या नाम है, रामचंद्र पांडुरंग राव, ठीक है। इन्होंने झांसी को बचाने के लिए नेतृत्व किया और अंततः
ये जो है ये भी मारी गई और इस प्रकार से इनकी जो समाधि स्थल है वर्तमान के एमपी के ग्वालियर में। अच्छा, अब ग्वालियर में भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म हुआ आप बताएंगे। आगे देखिए, कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, नाम है नाना साहब। क्या नाम है? नाना साहब। ये वही नाना साहब हैं जो सतारा से भगा दिए गए हैं पेशवा बाजीराव सेकंड के साथ। ठीक है, ये वही नाना साहब हैं। क्या नाम है? नाना साहब। नाना साहब का नाम क्या है? धोधो पंत मूल नाम। क्या नाम है? धोधो पंत। समझ जाओगे, इसे आप ध्यान रखना। यहाँ से हम आपको एक कहानी सुना देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अजीमुल्ला थे। क्या नाम थे? अजीमुल्ला। अजीमुल्ला कौन थे? इनके सेना नायक थे। ठीक है, किसके? इनके। यहाँ पर एक कहानी है बेगम अजूजन महल। आपने कभी नहीं सुना होगा, आप सुन लीजिए। भारत के इतिहास में केवल युवा और अन्य लोगों का ही योगदान नहीं था, भारत के इतिहास में हमारे भारत की वो महिलाओं का योगदान था जो कभी समाज के लिए गलत काम करने वाली कही जाती थी, जिनको हम गणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? गणिका। ठीक है, जिनको हिंदी में हम आप समझ सकते हैं क्या कहते हैं, आप सब जानते हैं। उनमें से एक नाम है बेगम अजूजन महल। क्या नाम है? बेगम अजूजन महल। ठीक है, ये सीधे आम्रपाली की तरह काम करती थी। जैसे आम्रपाली ने पूरी तरह से बुद्ध के जीवन को बदल करके रख दिया, ठीक उसी प्रकार से बेगम अजूजन महल ने 1857 की क्रांति में पूरे क्रांतिकारियों का इतना भयंकर सपोर्ट किया, शायद क्रांतिकारी 1857 में इन्हीं के कारण क्या हो पाए? सफल हो पाए। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं शराब के नशे में अक्सर आदमी झूठ तो नहीं बोलता है ना। तो बेगम अजूजन महल रात्र में जितने गधे होते थे, अब गधे क्या कहा जाए, विदेती होते गधे की है ना, जितने अगेजुआ होते थे ये रात में उनके यहाँ वैश्यालय पर जाया करते थे और दारू वगैरह पी करके बढ़िया सा वो सारा का सारा सही सही बता देते थे। हमारा खजाना कहाँ है, हमारा आर्सेनाल कहाँ है, हम कल किसको मारेंगे, किसको निपटाएंगे, कल किस क्षेत्र को हम दमन करेंगे, ये सारा कुछ बता देते थे। समझ पा रहे हैं? यानी एक दिन पहले का बाद का जो डाटा था उसको पहले ही बेगम अजूजन महल के द्वारा पता चल जाता, बेगम अजूजन महल को पता चल जाता था। समझ जाएंगे? वही डाटा आकर के दूसरे दिन बेगम अजूजन महल क्रांतिकारियों से बता देते, इन क्रांतिकारियों से। बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से क्रांतिकारी जाकर के अंग्रेजों के प्लान को विफल कर देते। ठीक है, ये है बेगम अजूजन महल की एकदम शॉर्ट फॉर्म में कहानी। बाकी ऐसे लोगों की कहानियों को महत्वपूर्ण रूप से छोटे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ठीक, फिर कभी देखेंगे। अगला नाम है कानपुर से कौन है? नाना साहब। इनका क्षेत्र कहाँ है? बिठूर। ठीक है, अगला है बिठूर गंगा नदी तट पर है। ठीक भाई। अगला है लखनऊ। लखनऊ से कौन है? अच्छा, तो ये कौन है? ये बिठूर को बचाने के लिए। ठीक, लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। क्या नाम है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल क्यों? क्योंकि मैंने बताया वाजिद अली शाह के द्वारा पूरी तरह से अवध को कुशासन का आरोप लगा करके जेम्स आउटरम रिपोर्ट के आधार पर क्या कर दिया गया था? 1856 में हड़प लिया गया था। समझ जाएंगे? इसको पुनः प्राप्ति के लिए अब बेगम हजरत महल कैसे, क्या बाद में कहानी। फिर ठीक है, बेगम हजरत महल ये आती हैं और अपने पुत्र बिरदिश कादिर को अल्पवयस्क शासक, छोटा सा बच्चा है, उसको राजा नियुक्त करके स्वयं कमान थामती हैं और 1857 क्रांति का नेतृत्व करती हैं। समझ जाएंगे? इनको हम महक परी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? महक परी। महक परी क्यों कहते हैं आप बताएंगे, मैंने बताया है। ठीक है, तो महक परी, तो बताओ लखनऊ से किसने नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल, मतलब लीडर थी या नहीं समझो, अकेले वह मारत रहे। ठीक, ये हो गया। अगला नाम है बरेली। बरेली इंपॉर्टेंट है, मिलान करने देता है। बरेली से, बरेली को ही पहली बात तुम रुहेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रुहेलखंड। आप जानते हैं बुंदेलखंड एक जिला है, लेकिन बुंदेलखंड के अधिकार क्षेत्र में एमपी और यूपी के बहुत सारे जिले आते हैं, है ना, एक रीजन भी है। उसी तरह से रुहेलखंड एक रीजन है जिसका मुख्यालय बरेली है। मुख्य रूप से क्या है? बरेली। समझ जाओगे? तो बरेली या रुहेलखंड आप समझ जाइएगा। रुहेलखंड यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहा था? आंसर है खान बहादुर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? आंसर हो जाएगा, क्या नाम है? खान बहादुर खान। क्या नाम है? खान बहादुर खान। अच्छा, अगला नाम है फैजाबाद। क्या नाम है? फैजाबाद। तो पहली बात तो सवाल है, फैजाबाद का वर्तमान नाम अयोध्या है। इसके पहले फैजाबाद था। फैजाबाद के पहले भी यानी सन 1574 के पहले इसका नाम अयोध्या ही था। इसके पहले साकेत नगरी था। क्या? साकेत नगरी। आप समझ सकते हैं सब चीजों को। जो फैजाबाद है, फैजाबाद का
नाम अयोध्या से बदल करके तत्कालीन शासक आशफुद्दौला, अवध के नवाब आशफुद्दौला ने 1574 में इसका नाम बदल करके फैजाबाद रख दिया, जिसको हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः बदल करके अयोध्या रख दिया। समझ जाओगे? आगे लिखा है फैजाबाद। फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, अहमदुल्ला शाह। समझ जाओगे? तो उल्लाह ना करना, ठीक है। अहमदुल्ला शाह, तो बड़े क्या नाम है? फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, अर्थात अहमदुल्ला शाह। गलत नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर फैजाबाद में ही एक नाम याद रखेंगे, बहू बेगम मकबरा है। क्या है? बहू बेगम मकबरा कहाँ है? फैजाबाद। अगला है, एक नाम है असम। असम, असम से कौन था? असम से एक दीवान थे जिनका नाम मनीराम दत्त था। क्या नाम था? असम से 1857 क्रांति का नेतृत्व एक मनीराम दत्त के नाम से दीवान थे, ये नेतृत्व कर रहे थे। इतनी बात पूरी समझ गई? उम्मीद करते हैं ये 1857 रिवोल्ट की कहानी छोटी छोटी भाषा में समझ में आया होगा। और यहाँ से बस अब ये बताइए, क्या ये क्रांति सफल हुई कि असफल? अगर असफल हुई तो क्यों हुई? आप खुद जानते हैं। पहला कारण 31 मई समय निर्धारित था, उससे पहले शुरू हो जाना। दूसरा मुख्य कारण महत्वपूर्ण रूप से जितने भी लोग लड़ रहे हैं सब लोग, कोई अपने घर को बचाने के लिए, कोई अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। समझ पा रहे हैं? ये बिहार को बचाने के लिए, ये असम को बचाने के लिए, सब लोग अपने अपने रजवाड़ी क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बताइए, अभी सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, क्या अन्य लोग इसमें साथ लेंगे? क्या नहीं लेंगे। ठीक है, अर्थात इसमें पढ़ा लिखा वर्ग और अन्य वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि सभी लोग किसके लिए लड़ रहे थे? आप समझ सकते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। इस प्रकार से यह क्रांति अर्थात इस रिवोल्ट को क्या करना पड़ा? असफलता के पहले में बैठना पड़ा। इस बात को समझ जाएंगे। ये है 1857 की मुख्य विचारधारा। कितना समझ जाओगे? और इस प्रकार से जब इसको हम विस्तृत पढ़ेंगे तो पूरी तरह से हम जानकारी देंगे विस्तृत। ठीक है, आप कितना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।